नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब ठीक ठाक होगा। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां, जल्दी से कमेंट में करिए। आवाज़ आ रही है आपको? आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी की? तो आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आप जल्दी से कमेंट करिए कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो। बच्चे, मैं हरिशंकर आप सभी को करंट अफेयर्स और पॉलिटी के जो टास्क हैं उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करते हैं और आपको एक अच्छा दिशा निर्देश, एक अच्छा गाइड देने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी तैयारी में सहूलियत मिल सके और आप अच्छे से तैयार कर सकें किसी भी पोर्शंस को। तो बच्चे, चलिए चलते हैं। आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी खबर ये है, अभी अभी आज की ही न्यूज़ है कि बीपीएससी में जो आयोग के माध्यम से जो परीक्षा होने वाली थी, प्रीलिम्स की 72 बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अपरिहार्य कारणों से आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशंस आया है उसे रद्द कर दिया गया है। हो सकता है क्या कारण है, अब ये अंदरूनी मामला है, व्यवस्था नहीं है, क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में अपरिहार्य कारण रखा है। तो मैं आप सभी को बता दूं बच्चे कि ये आप सभी के लिए एक सुनहला मौका है। तैयारी में आपको कुछ दिन और मिल गए, उस दिन में आप अपने को अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं और तैयारी के दौरान आप अच्छे से उस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो 3 4 5 चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे पीटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे, मैं बता दूं पीटी के लिए सबसे जरूरी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि एरर आपकी कम से कम हो जाए। क्योंकि आपकी एरर जितना कम होगा, उस एरर कम जब होगा तो आपकी क्वेश्चंस में अपग्रेड होते जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में करेक्ट करते जाएंगे। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बच्चे गोला मार्क्स कर देते हैं गलती से ही, वहां पेपर में कुछ और पढ़ रहे हैं, नीचे पता चले 57 नंबर पे क्वेश्चन का सी लगाना है, पता चले 58 नंबर पे सी लगा दिए। तो मार्कशीट जो ओएमआर होता है उसमें भी बड़ी सावधानी से आपको भरना है कि जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन गलत ना हो। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन में क्वेश्चंस 1 हो 2 हो, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके कितने बड़े मायने हो जाते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए एक बड़ा सुनहला अवसर है। देख रहे हैं जैसा कि ये आयोग के माध्यम से जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें स्थगित कर दिया गया है। उसके कारण नहीं बताया है कि कारण अपरिहार्य है, तो उसके लिए क्या है, तो आयोग ने यह भी बताया है कि हम अगली तिथि जल्दी ही घोषित करेंगे, लेकिन अभी कोई तिथि नहीं घोषित की गई है। हो सकता है महीना दिन, 2 महीना दिन या फिर 3 महीना दिन, क्योंकि पहले तो सितंबर के आसपास एग्जाम होता था। आयोग का भी मानना यही था कि हम सितंबर में प्री कराते हैं, इसके बाद आगे कराते हैं। हालांकि ये जुलाई में था, तो हो सकता है जो भी व्यवस्थाएं हैं इस पे ऊपर कमेंट करना हम लोगों को नहीं। हम लोगों का फोकस ये है कि हम अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा धार दें। हमारा ये कही है कि 72 बीपीएससी जो भी बच्चे हैं लगे हैं तन से, वो अच्छे से तैयारी करें, पूरी मजबूती के साथ करें। हमारी यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए, क्योंकि समय और मिल गया है। आप जब अच्छे से अच्छे जो आपके करंट्स हैं उसको कवर करिए, बार बार रिवीजन करिए। इसके बाद जो बेस सब्जेक्ट है उसको अच्छे करिए, बार बार उसका भी रिवीजन करिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए बार बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर साबित होगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पिछले साल के जो पीवाईक्यू हैं उसमें जो क्वेश्चंस के क्राइटेरिया हैं ये भी देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि 150 क्वेश्चंस में आपको अगर रणनीति बनानी होगी, जब तक से रणनीति नहीं बनाएंगे आप तब तक से हमारी सिलेक्शन अधूरी हो जाती है। तो रणनीति के हिसाब से काम करिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ। लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और सिलेक्शन जो भी है आपको पता ही है। तो जब ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उसमें रणनीति का मायना बड़ा ही अचूक हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए तो बच्चे, मैं आप सभी को आज करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चा 2025 के जो भी करंट अफेयर्स थे उसमें हम आप सभी को देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। नहीं तो हमारे करंट अफेयर्स के पढ़ाने के बच्चे जो तरीके हैं वो अलग हैं। करंट अफेयर्स जब भी हम पढ़ाते हैं उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी देखते हैं, स्टैटिक के साथ साथ उसके जो स्टैटिक की संभावना है इस एग्जाम में पूछे जाने की, उसी पर चर्चा करते हैं। तो इसी में देखिए हम आपको चर्चा में ले आए हैं। क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है कि जो अपना अलीउद्दीन सीताराम राजू थे, उनका 129 जन्म तिथि मनाई गई थी।
कितना, कौन सा बनाई गई थी? 129। अब देखते हैं कि 129 से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। आपको पता है कि अल्लुर्री जो अल्लुर्री सीताराम जी है, सीताराम है, इनका इमेज है। अब इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म 4 जुलाई 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1987। इनका उपनाम जंगल का वीर कहा जाता था, क्योंकि जंगल में ही इनकी पूरी की पूरी टैक्टिक्स थी, जंगल की एक अच्छा सा अनुभव था, तो जंगल के इन्हें वीर कहा जाता, अर्थात हीरो ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरी, इनसे संबंधित अगर कोई आंदोलन की बात करें तो रामपा आंदोलन जो 1922 और 24 में के बीच में हुआ था, रामपा आंदोलन आपको पता है, तो इनसे ही संबंधित था। और ये जो क्षेत्र है वर्तमान में इनका जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के लिए जो रामपा विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। जो ब्रिटिश शासन थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसमें इन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया था। ये सबसे बड़ा रोल था, अर्थात ही लीड द ट्राइबल रेजिडेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश थे यहाँ पे तो उस ब्रिटिश के दौरान कई ही अनैतिक कानून लागू किए थे, कई आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, कई समाज पे अत्याचार किए उन लोगों ने। तो इसको विरुद्ध उन्होंने अगर समाज को खड़ा किया तो ये आदिवासी आंदोलन के लिए, मानव के लिए वीरू कहा जाता था अल्लुर्री सीताराम राजू की, जिनकी 129 जन्मतिथि मनाई गई। केंद्र सरकार ने इनकी 129वीं जयंती पर इन्होंने विशेष स्मारक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन चर्चा में था। तो इसमें दो हो गया कि अल्लुर्री जो सीताराम राजू हैं इनका कौन सा जन्मतिथि थी अभी, तो इमेज आप देख ही रहे हैं, इमेज आप देख रहे हैं क्लियर कट, कौन सा जन्मतिथि थी, तो इस डायनेमिक में आपका हो गया 129। इसके साथ अगर हम बात करें इनका किससे संबंध है, तो रामपा विद्रोह जो हुआ था इनका संबंध है रामपा विद्रोह से। रामपा विद्रोह कब हुआ था बच्चे, तो 1922 से 24 के बीच में हुआ था। आपको पता था कि 1922 से 24 के बीच में ब्रिटिश सरकार का रूल था, क्योंकि हमें आज़ादी जो मिली थी 1947 में मिली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था उस वक्त। ठीक है, तो ये आज़ादी के बाद पहले की बातें हैं। इनका जो संबंध है ये आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनका इन्होंने विरुद्ध में ब्रिटिश के समय में आंदोलन में इनका लीडरशिप हुआ था, नेतृत्व किए थे। तो सरकार ने भी इनके इस कदम से खुश होकर इन्होंने विशेष स्मारक का कार्यक्रम आयोजित किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इन्हें जंगल का वीर भी कहा जाता है। तो आपने स्टैटिक डायनेमिक के साथ साथ हर एक्सेप्ट को जो पॉइंट था उसको आपने देखा। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रीन फील्ड है ना बच्चे, यहाँ पे ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड एकीकृत है ना जिंक, ये भी थोड़ा सा है, जिंक लेड चांदी पर ये था। तो अब बात करें कि इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड जिंक लीड एंड सिल्वर कॉम्प्लेक्स की चर्चा हाल ही में था। तो बात करें कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए ये है लोकेशन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इस स्थान इसका बोले तो देवारी राजस्थान का एक है, वहां पे इनका उद्घाटन किया गया। ये कार्य क्या है, इनका संबंध जो है खनन और धातु उद्योग से संबंधित है। ठीक है, उत्पाद क्या है, प्रोडक्शन क्या क्या है, जिंक लेड और सिल्वर का प्रोडक्शन किया जाएगा इस इंडस्ट्री में। ठीक है, ये इसके बाद अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है कि जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो इसमें जिंक लेड और सिल्वर हमें बाहर के देशों से मंगाना नहीं पड़ेगा, आयात नहीं करना पड़ेगा, इसमें आत्मनिर्भरता हो जाएगी। इसके साथ ही जो खनिज प्रसंस्करण है उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता में बढ़ोतरी आएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अर्थात रोजगार सृजन होगा। आपको पता है कि रोजगार के मामले में आज की डेट में बड़े ही युवाओं के लिए एक संकट का समय है। हर युवा पढ़ रहा है, हर युवा को आज काम चाहिए, अर्थात हर हाथ को काम चाहिए। तो सरकार से ये हम कोशिश करेंगे कि सरकार से निवेदन हम करेंगे कि हर युवा को ऐसे कार्य दे ताकि हर युवा अपनी आजीविका और गरिमा के साथ जीवन को अच्छे से जी ले। तो इस प्रकार से ये चर्चा में थी। प्रधानमंत्री ने जो ग्रीन फील्ड एकीकृत जिंक लेड और ये सिल्वर की इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ये कार्य किया था। तो ठीक है, ये देख रहे हैं इमेज, इसके हाल ही में चर्चा था तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मिशन जीरो पॉवर्टी और मिशन परिवार विकास करके एक चलाया गया था हाल ही में जो चर्चा में था। ये इससे रिलेटेड है। आपको पता है कि गरीबी एक मिशन से एक प्रकार से कहें तो ऐसी स्थिति है
जिसमें व्यक्ति का जीवन जीना एक दुश्वार हो जाता है, व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गरीबी से जूझ रहे हैं जितने भी परिवार के लोग हैं उन्हें बाहर आने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, और हमें और आपको भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना चाहिए, जितना भी कर सकें उन्हें गाइडलाइन दे दें, उन्हें सलाह दे दें, अच्छे से जगह कहीं सेट कर सकते हैं तो कर दें, रोजगार के मामले में अगर कोई मदद कर सकते हैं तो कर दें। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। तो बच्चे एक बड़ा ही एक पॉइंट ये है कि जब तक गरीबी समाज में रहेगी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या के मामले में बोले तो गरीबी जनसंख्या का एक कारण भी है। अगर गरीबी नहीं रहेगी तो जनसंख्या हमारे पास कम रहेगी, ये भी ध्यान रखें। तो जनसंख्या का कारण, अगर जनसंख्या कम रहेगा तो देश में संपन्नता आएगी, अच्छे से लोग गरिमा से जीवन जिएंगे। तो इसके साथ साथ हर व्यक्ति एक लोकतंत्र में अपने जीविका के साथ अच्छे से जी पाएगा। तो गरीबी को खत्म करने के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी अभी चर्चा में थी, और उसी के साथ मिशन परिवार विकास था, अर्थात परिवार का विकास हो ऐसा कार्यक्रम के लिए। तो प्रारंभकर्ता कौन सा राज्य था? ये उत्तर प्रदेश में मिशन जीरो पॉवर्टी और मिशन परिवार विकास की पहल की गई है, जो माननीय योगी जी के माध्यम से एक सराहनीय कदम कह सकते हैं। ये किसके लिए है योजना? कि कमजोर परिवारों की जिसकी वार्षिक आय 1.2 लाख तक सुनिश्चित करना है। जो भी गरीब परिवार हैं उनके उद्देश्य है कि उनकी कम से कम वार्षिक आय 1.25 लाख तक हो जाए, ये टारगेट करना है। अगर हम बात करें कि इनके लिए क्या फोकस किया गया है, तो अब हम फोकस की बात करेंगे बच्चे। तो फोकस सबसे पहले इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाएंगे तो ये रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब रोजगार आत्मनिर्भर हो जाएगा तो ये अपने परिवार की देखरेख कर पाएंगे, क्योंकि इनकम आने लगेगी। जब इनकम आने लगेगी तो ये ग्रोथ के बारे में देखेंगे और नेशन के साथ अपने हैंड टू हैंड रेज करेंगे, ताकि राष्ट्र के विकास में इनका भी एक अलग योगदान हो। इसके साथ कौशल विकास के लिए फोकस की गई है इसके माध्यम से मिशन जीरो पॉवर्टी, क्योंकि आपको पता है कि जब तक से हमारा कौशल विकास नहीं होगा, उस कौशल विकास के माध्यम से जब हम करेंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है। तीसरा यह है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं अगर सशक्त नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक से हम मिशन जीरो पॉवर्टी की जो संकल्पना है उसे हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तभी हम जाकर गरीबी को उन्मूलन करेंगे। अर्थात पॉवर्टी जो एलिवेशन है, ये 4 पॉइंट जो है मिशन जीरो पॉवर्टी के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फोकस की गई है, जो सराहनीय कदम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देख लीजिएगा जो भी चीजें हैं, 2-3 फैक्ट्स हैं बहुत ही। उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस में सवाल जो पूछे जाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन था आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, आकाश तीर जिस सिस्टम हाल ही में चर्चा था, देखिए ये सिस्टम डेवलप की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये रक्षा मंत्री, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ ने, ये है क्या बच्चे? तो ये स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। ठीक है, इंडिजीनियस सिस्टम से इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, इंडिजीनियस सिस्टम से, अर्थात कहें कि भारत भी अब जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रक्षा उपकरण है, उसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि रक्षा मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कई जगह डिफेंस एक्सपो, हर स्टेट में अलग अलग राज्यों में भी डिफेंस एक्सपो चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बस एक ही कारण है कि रक्षा उत्पाद जो हम बाहर से मंगाते हैं, फ्रांस से मंगाते हैं, रसिया से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, इन रक्षा उत्पादों में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इनको ये क्यों नहीं हम अपने करें? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की जो टीम थी, जो रक्षा मंत्री की जो टीम थी, अपने टीम के साथ सबसे पहले कोलैबोरेशन किया कि वर्ल्ड के साथ जब भी करें तो हम इसमें इंडिजीनियस चीज़ों को करें, आत्मनिर्भरता की बात भी करें कि आप कुछ चीज़ों को आप बनाइए, कुछ चीज़ों को हम अपने स्वदेशी उपकरणों के माध्यम से बनाएंगे, स्वदेशी के माध्यम से बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि अगर मान ले कि 50% अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें 50, कोई ऐसा तो चीज है ही नहीं कि जिसमें हमारे यहाँ देश में नहीं बन सकता, हमारे यहाँ भी सिस्टम बन सकता है। तो हम 50% के आसपास हम अपने स्वदेशी चीजों से उपकरणों को डेवलप कर लें और 50% बाहर से ले लें तो चीजें बन जाएगी। तो इसमें विदेश के साथ भी जो विदेशी संबंध है हमारे, उनके साथ भी हमारा अच्छा संबंध होगा। इसके साथ साथ देखें तो दोनों देशों के संबंध के बात देखें तो जो हमारे पास
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी एक अच्छा सा हमारा सिस्टम काम कर पाएगा कि वहाँ की टेक्नोलॉजी हमें इंडिया में आ जाएगी तो हमारे जो सिस्टम है डिफेंस का वो अपग्रेड हो जाएगा। और जब से सरकार आई है, थोड़ा सा ये बीजेपी की सरकार जो आई है, ये रक्षा के मामले में थोड़ा सा सतर्क है। अब देखते हैं कि कितना हम सरकार इस चीज़ों पर खरे उतर पाती है। तो आए दिन कोई नौसेना में हो जहाज का अवतरण करते हैं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही इनका फोकस है। टेक्नोलॉजी किसी भी देश की कहीं ना कहीं देखा जाए तो रीढ़ होती है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, ठीक है। तीसरा ये इसकी स्पेसिफिक फीचर है कि मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट मॉनिटरिंग है, ठीक है। चौथा यह है कि इंडियन आर्मी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट है, अर्थात जो कैपेबिलिटी है डिफेंस की वो बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर। तो आकाश तीर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उद्घाटन क्या है और क्या है ये, तो एक प्रकार से वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ ही इनके जो फीचर्स हैं आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये दिखे। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते हैं, बाकी और भी अगर जानकारी है तो आप देख लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो चर्चा में है उसको हम लोग देखेंगे हल्का सा, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में एक चर्चा में था क्वेश्चन जो टाइगर रिजर्व से जो था, अभी भारत और कंबोडिया के मध्य जो बाघ स्थानांतरण के लिए समझौता हुआ था। आपने हाल ही में सुना था कि जो तंजानिया से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में कहां से किया गया था ना, जल्दी से कमेंट में बताइए कि कहां से कमेंट अभी समझौता हुआ था। पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी मध्य प्रदेश में जो छोड़े थे बाघ, कहां से ले आए थे? 2 देशों से समझौता हो गया था। 2 देश हैं जिनके साथ समझौता हुआ है, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। कहां? 2 देश, एक अफ्रीका का देश है, जल्दी से करिए, ठीक है। एक्स के साथ साथ और जल्दी से कमेंट करिए। तो भारत और कंबोडिया के साथ भी ये हुआ है। उद्देश्य ये है कि जो बाघों की जो संख्या घटती है हमारे यहाँ, उनके साथ साथ कंबोडिया में भी बाघों की पुनर्स्थापना, अर्थात वहां भी बाघ की संख्या कम है तो कंबोडिया में भी विलुप्त घोषित 2016 में ही कर दिया गया था। ये 2016 में ही इनको घोषित कर दिया था, विलुप्त हो चुके थे। हालांकि भारत में थे तो भारत में भी आपने देखा कि कैसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है ना। बाघ अभी अफ्रीका से लाए गए थे, है ना। अब देखें, ये विश्व की सर्वाधिक, अगर भारत की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक बाघ आबादी वाला देश है। इसके बारे में आपने देखा, तो ये चीजें आपको दिखता है। इसके साथ साथ ही तो कंबोडिया के साथ साथ ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि अगर जो चीज अच्छे हैं, हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमें काम करना चाहिए, ठीक है। जल्दी से देखिए, एक क्वेश्चन है जापानी चाय संस्कृति और माचा चाय से संबंधित है। ये देखिए, जापान का कल्चर एक खान पान के मामले में अगर हम देखें तो बिल्कुल ही अलग होता है। जापान का कल्चर जल्दी होता है। इसे यूनेस्को ने जापान की जो टी कल्चर है उसकी मानवता को इन जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें शामिल किया है, ठीक है। अब बात करें तो भारत का पहला मांचा चाय उत्पादक बागान जो है चोटा त्रिनेत्री टी स्टेट असम में है, ठीक है। भारत का पहला ये माचा चाय उत्पादक है। आप सभी को पता है कि ये जो टी है जापान का और इंडिया का बहुत ही अलग है। देखिए टी का कलर क्या है, हमारे यहाँ तो लोगों के माइंड में बना हुआ कि ब्लैक टी होती है, ब्लैक टी के लिए अलावा ज्यादा नहीं जानते। तो टी एक प्रकार से एक मोटिवेटर है, माइंड फ्रेशर रिफ्रेशर है। मॉर्निंग में अगर ले लेते हैं तो एनर्जी आ जाती है, इस उद्देश्य से टी लाई गई थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से जापान में तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से मोटिवेशन और रिफ्रेशमेंट आता है, ठीक है। तो ये असम के जो चोटा त्रिनेत्र टी स्टेट है वो चीज है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है कि ये व्यावसायिक उत्पादन और ये पॉइंट है जापानी शैली का एक पूरा है। तो ये हाल ही में चर्चा रहा करंट में, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हाल ही में एक क्वेश्चन था कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सिंह को जो है नाम था इनका योगेश, जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, इनकी नियुक्ति हुई है। और ये दूसरी बार इनकी नियुक्ति हुई है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है और ये विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको नियुक्त किया गया है। अब जल्दी से योगेश सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि क्या है, पीएचडी किए हैं, क्या है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर दिल्ली से छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है, ये देखना है। अगला क्वेश्चन है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली परियोजना, अर्थात क्लीन एयर एंड हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट की चर्चा थी। तो इसके बाद में बात करें तो दिल्ली सरकार की यह प्रोजेक्ट है। ये दिल्ली सरकार की, आपको पता है
कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना गंभीर है कि लोग यहाँ से इस्तीफा देके जा रहे हैं। अर्थात कुछ ऐसे एक दो आईपीएस ऐसे आए, एक आधा आईआरएस ऐसे आया कि प्रदूषण का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बात सत्य है कि पर्यावरण स्थिति अगर दिल्ली में सुधार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल्स जो होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे अच्छे, क्योंकि परिवार में सामूहिक रूप से फैमिली फर्स्ट है, परिवार फर्स्ट है, लाइफ फर्स्ट है, नेशन भी फर्स्ट है। तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, आम पब्लिक को इस बात पे सोचना चाहिए, इस बात पे अच्छे से गंभीरता से लेना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए क्या कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने आंगन बालकनी में अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें तो प्रदूषण होने वाली जो समस्याएं हैं उनको कम कर सकते हैं। धूल से संबंधित जो है, धुआं से संबंधित जो जलाने हैं उसको हम कम कर सकते, डिकम्पोज सेंटर कर सकते हैं। अपने कूड़े कचरे को जो ग्रीन डस्टबिन बनाया गया अलग अलग कल्चर, ग्रीन ब्लू एंड रेड, इसमें करके तो कहीं ना कहीं एक मोरल रूप से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नेशनल ड्यूटीज हैं आपको उसको निभाना पड़ेगा। राष्ट्र के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे आपको देखना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार ने पहल की है 8300 करोड़ रुपए की लागत से एक एयर को स्वच्छ करने के लिए। तो देखिए बच्चे, ये बात ये अच्छा है कि इतने पैसे लगा के हम करते हैं, लेकिन इनके बजाय पहले ही प्री प्लानिंग कर लें तो हमारे साथ प्रदूषण की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। ये अलग बात है कि मौसम क्लीन होने के बाद एनवायरनमेंट साफ हो जाता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये वातावरण में हमारे लिए प्रदूषण का कार्य बनता है। तो इसे हमें समझना होगा। ये क्या है, उद्देश्य इसका ये है, इसमें टारगेट इतने में कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की जाएगी और ग्रीन जो हमारे पास परिवहन है, आप देख रहे हैं हाल ही में इलेक्ट्रिक चीजें चल रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चलाए जा रहे हैं, सीएनजी की ट्रेनें चल रही हैं, बस चल रही हैं, ये सभी ग्रीन के अंतर्गत आ रही हैं। ग्रीन के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपने देखा है कि अब पहले बिजली जो प्रोडक्शन होता है कोयले के माध्यम से, उसको वो बंद करके हम लोग को सोलर पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं, विंड एनर्जी पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली सरकार की तो 4300 करोड़ की चर्चा थी क्लीन एयर को बनाने के लिए, ये चर्चा में थी। ठीक है, आप जल्दी से इसे और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, अब विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाई जाती है बच्चे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाई जाती है। और 7 अप्रैल को जल्दी से आप कमेंट करिए कि 2026 मनाई गई है तो कौन सा स्वास्थ्य दिवस मनाई जा रही है, अर्थात सीरीज में कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। और ये मनाना किसके द्वारा मनाया जाता है, एक वर्ल्ड स्तर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा मनाई जाती है। विश्व की जो भी कंट्रीज हैं, विश्व के जो पॉपुलेशन है, विश्व के जो सिटीजन्स हैं, उनको एक अच्छा हेल्थ के लिए एक अवेयरनेस का कदम है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसकी थीम पूछी जाती है। थीम है कि हेल्दी बिगिनिंग एंड होप फ्यूचर, अर्थात आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने लिए करिए और फ्यूचर के बारे में आप आशा रखिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग आप हेल्दी से करना होगा आपको, अच्छे से। ठीक है, ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये हर नागरिकों के साथ साथ मातृ और शिशु को भी ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि बच्चे बिल्कुल ये जान ले। तो इस प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अब जल्दी से कमेंट करिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। WHO का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से कमेंट में करके हमें बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन था, भारत अफ्रीका डाक संवर्धन मंच, इंडिया अफ्रीका पोस्टल प्रमोशन फोरम चर्चा में था, इसके बारे में देख लें। तो ये 29 अक्टूबर, ये जो इमेज है, सॉरी ये 15 का डेटा है, इसमें थोड़ी इमेज देख लीजिए, ये ऐसे इमेज है। तो बात है कि पहला संस्करण जुलाई 2026 में, पहला संस्करण 2026 में ये भारत अफ्रीका के ये मंच पर किया गया। कहाँ किया गया, बमाको कहाँ पर है बच्चे, माली में है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका, भारत और अफ्रीका देशों के बीच व्यापार और डाक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत और जो अफ्रीका जो देश हैं इनमें व्यापार को बढ़ावा दें और डाक व्यवस्था के माध्यम से दो चीजों को यहाँ पे किया गया। ठीक है, दूसरी ये है
कि जो निर्यात है और जो लॉजिस्टिक साझेदारी है इसको बढ़ाने की बात की गई है, और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग को मजबूत करने के लिए, अर्थात साउथ साउथ कॉरपोरेशन। अब जल्दी से साउथ साउथ कॉरपोरेशन के बारे में इन्फॉर्म करिए कि जो साउथ साउथ कॉरपोरेशन है इसका टारगेट क्या है, क्या वर्क है, आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं ताकि आप भी अच्छे से चीज़ों को जानें। आपका भी ये राइट है कि सारे चीज़ हम अगर पढ़ा देते हैं तो आप सब चीज़ यहीं देख लेंगे। कुछ चीज़ें आप भी सर्च करिए और सर्च करके नॉलेज करिए, क्योंकि इनर मोमेंट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही काम आता है। जब इनर सोल से चीज़ें आती हैं तो आपको डायरेक्शंस, आपका माइंड और आपका ब्रेन खुद अपने हिसाब से देने लगता है। तो ये चर्चा में रहा था, तो हमने आपको चर्चा में थोड़ा सा हिंट दिया। अगला यह है कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च की गई थी। भारत का पहला, जो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड जो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है उसे लॉन्च किया गया था। तो उत्तर है विक्रम फर्स्ट। क्या है उत्तर? विक्रम फर्स्ट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ये है, ठीक है, ये विक्रम फर्स्ट है। ये कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में, ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ प्रथम परीक्षण है ना इसकी हुई थी, तो ये प्रथम मिशन परीक्षण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भारत के बारे में ये चीजें हैं, ये विक्रम के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा था कि आपको पता है कि हम लोग भारत में पूरे आज ग्लोबल में नेटवर्क के माध्यम में के लिए अच्छा सुदृढ़ करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित चीजें हमारे यहाँ की जा रही हैं। तो यही ऑप्टिकल, ये आईसी सबमरीन केबल की चर्चा थी हाल ही में, ठीक है। आईसी सबमरीन अर्थात यह है कि ये आधुनिक सबमरीन समुद्र के नीचे विकसित फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है। क्या है? आईसी सबमरीन केबल प्रणाली है समुद्र के नीचे। देखिए ये केबल है, ये केबल ये है, ये समुद्र के नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई हाल ही में चर्चा थी, तो 3600 किलोमीटर की लंबाई है। ये 3 देशों को जोड़ता है। कौन कौन? भारत, सिंगापुर और मलेशिया। भारत, सिंगापुर और मलेशिया 3 देशों को जोड़ता है आईसी सबमरीन केबल, ठीक है। इसका उद्देश्य बच्चे ये है कि हाइपर स्केल एआई आधारित और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अत्यधिक तीव्र और कम विलंबता के साथ डेटा नेटवर्क प्रदान करना। आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी के युग में चल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क अगर अच्छा होता है तो आप कोई भी कार्य को स्मूथली कर पाते हैं। सर्च इंजन हो या फिर कोई चीज़ वीडियो से रिलेटेड हो, वीडियोस डाउनलोड से रिलेटेड हो, या आप क्लासेस देखते हो तो उसके लिए, या फिर अन्य हाईटेक टेक्नोलॉजी हो, स्पेस से रिलेटेड कोई काम हो, तो उसमें ब्रॉडबैंड की, हमें केबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपकी स्पीड नेटवर्क अच्छी हो। तो ये 2-3 चीजें, ठीक है, ताकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, अब सपोज करिए अभी मिशन लॉन्च किया गया है मंगलयान पे और पता चला कि नेटवर्क ही अच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। अर्थात हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हाल ही में एक चीज चर्चा था, वीवी ग्राम जी, अर्थात नेशनल लॉन्च ऑफ वीवी ग्राम जी, ठीक है। ये देखिए नेशनल लॉन्च, राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया वी ग्राम जी। क्या है ये? नेशनल लॉन्चर ऑफ द वी ग्राम जी समझते हैं तो बच्चे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, है ना, ग्रामीण के लिए है। जो ग्रामीण है विकसित भारत में, आपको पता है कि उनको रोजगार देने के लिए, रोजगार की आजीविका मिशन बनाने के लिए ये पहल की कि देश ने, देखिए ये चीज है, ये आपके मोहन जी हैं, अरे सॉरी, मध्य प्रदेश के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में अभी ने केंद्रीय में कार्य किया गया था, केंद्रीय स्तर पे इनको दायित्व दी गई थी। तो जल्दी से बताइए कि ये इनका क्या नाम है और इन्हें क्या दायित्व दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंट दे दिए हैं, क्या नाम है इनका, जल्दी से कमेंट करिए, और कहां से कमेंट कर रहे हैं ये भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में मुक्कावारीपल्ली गांव में ये कार्यक्रम शुरू की गई थी। क्या? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीणों के लिए, ठीक है। ये विकसित भारत कब से? तो 1 जुलाई 2026 से राष्ट्रव्यापी रूप से इसे लागू कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2026 से, ठीक है। चलिए किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम हो रहा है ये भी देखना है, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी किया गया है इस कार्यक्रम के लिए, ठीक है। आपको पता है 25,000 करोड़, ठीक है, 25,000
863 करोड़ तो एक अच्छा बजट है ग्रामीण क्षेत्रों के इस कार्य के लिए। तो विकसित भारत में ग्रामीण का बहुत योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक सराहनीय पदल पूर्व मुख्यमंत्री की एक सराहनीय पल है। वर्तमान में इनका जो रोल है केंद्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो अब बात करें कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये 60 और 40 का होता है। बच्चे जब भी कोई योजना होती है उसको लागू करते हैं तो उसमें 60-40 और 90-10 होता है। अगर हम पिछड़े इलाके की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या ये अलग दूर सुदूर के क्षेत्रों में जहां ग्रामीण विकास है अच्छे से करना है, तो उसमें केंद्रीय योजनाएं जो भी होती हैं उसमें क्या की जाती है, 90 और 10 का रेशियो की जाती है केंद्रीय योजनाओं में ज्यादातर चीजों में। लेकिन केंद्र प्रायोजित योजना में कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल केंद्र ही वहन करते हैं। लेकिन दूसरा यह है कि यहाँ पे जो स्तर है राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि राज्य की जनसंख्या राज्य के सरकार है। तो 60-40 के जो फाइनेंस है दोनों के सहयोग से, राज्य और केंद्र के कोलैबोरेशन से ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब ये मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। ये भी ध्यान रखना है, क्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और देश भर में औसत दिहाड़ी बढ़ाकर 327 रुपया भी कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो गरीब ये है। तो इस तरह से देखें तो ग्रामीणों के लिए एक अच्छा पोर्टल है, एक अच्छा रोजगार का अवसर है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखने को मिलती है और एक अच्छा सा पहल है। ठीक है, चलिए शिवराज सिंह है, कमेंट में जल्दी से बताइए। ये शिवराज सिंह है, हम बता दें जाते जाते आपको। शिवराज सिंह है, ये मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री रह गए। ये मध्य प्रदेश में इन्हें मामा जी कह के लोग कहते हैं। ये बहुत ही चहेते हैं मध्य प्रदेश के। अभी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। एक आम नागरिक हैं कि पहुंच के तरफ से ये देखें तो शिवराज सिंह का जो एक अच्छा व्यक्तित्व है कि एक अच्छा पहल है इनके यहाँ कि हर लोगों से जुड़ के रहते हैं। यही गुण इनको केंद्रीय स्तर तक खींच के ले आई। ठीक है, चलिए हाल ही में एक चर्चा में था बच्चे कि क्षेत्रीय संसाधन दक्षता एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था केंद्र अर्थात रीजनल रिसोर्स इफिशियंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी सेंटर था, जिसका देखिए सर्कुलर इकोनॉमी सेंटर था जिसका हाल ही में तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये 12वां क्षेत्रीय तैयार चक्रीय अर्थव्यवस्था में 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था 3 से 5 मार्च 2025। और ये कौन सा था, 12वां था एशिया प्रशांत क्षेत्र कुल मिलाकर। ठीक है, इस मंच का उद्देश्य ये था कि पुनः उपयोग करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, इसके साथ जो 3R के कंसेप्ट है उसको फोकस करना। 3R आप सभी को पता है ना, जल्दी से कमेंट करिए कि 3R क्या है। 3R क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि 3R क्या है। इसका आयोजन ये है कि देखिए टिकाऊ विकास होना चाहिए, क्योंकि टिकाऊ विकास अर्थात ये हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा हम विकास करें जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले भविष्य में भी जो पीढ़ी है उसके लिए भी हो, तो वो टिकाऊ विकास होता है। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, विकास की ऐसी प्रक्रिया हो, जो ऐसा विकास हो जो सभी के लिए अच्छा सा सुनियोजित हो और वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए भविष्य में भी वो चीजें बनी रहे, दूसरी पीढ़ी के लिए भी है कुछ ऐसा करें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके साथ ही उपभोक्ता के तरीकों के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके, ये कार्य है। ठीक है, अब 3R जल्दी से बताइए कि 3 पॉइंट से 3R में यही रुका है ना, ये पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकिल, रीयूज एंड मिनिमम करना, तीन चीजें हैं। आयोजक इसके आवास एवं शहरी मंत्रालय थे भारत के, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र के अर्थात UNCRD और वैश्विक पर्यावरण
IGES, ये 3 लोगों की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार से ये अच्छी पहल है, अच्छी मीटिंग थी। इसमें एक सामाजिक आयोग है संयुक्त राष्ट्र के, एशिया प्रशांत क्षेत्र के और जापान के लिए पर्यावरण और मंत्रालय, ये आदि सभी संगठनों के सहयोग से हो रहा, सभी जितने भी क्षेत्रीय संगठन है। तो जाहिर सी बात है आज ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। आज समाज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक से नहीं होगा तब तक से हमारी विकास की कल्पनाएं हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अडानी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन, अडानी ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट की बात हाल ही में चर्चा थी, उसके बारे में थोड़ा जान ले। तो बच्चे ये है कि ये धातु विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेश है। अडानी, आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट में आज के डेट में अडानी भारत का सबसे अमीर आदमियों में भी शामिल है, भारत के सबसे अमीर आदमियों में भी शामिल है अडानी। तो दूसरी अगर हम बात करें कि अडानी के पास जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राष्ट्र के डेवलपमेंट में हर क्षेत्र में इनका एक अलग ही योगदान हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके पास तंत्र है, इनके पास सिस्टम है, जो नेशन डेवलपमेंट में हम कहें तो इनक्रेडिबल इनका योगदान हो रहा है। तो स्टील के क्षेत्र में इनका योगदान यहाँ हो रहा है। तो सबसे बड़ा निवेश आया है ना इसमें साझेदारी अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग की समूह के बाद में 50-50 का पार्टनरशिप के साथ साथ ये की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये ओडिशा में राज्य के विशाल बॉक्साइट भंडारण लाभ को उठाते हुए भारत के लाभ को उठाते हुए ये प्रस्तावित रिफाइनरी रामगढ़ के स्थापित की जाएगी और ये सुंदरगढ़ में इसका स्टेमलर सुंदरगढ़ में होगा। ठीक है, 2 चीजें हैं। अब आपको पता है कि भारत में जो बॉक्साइट का उत्पादन है, आपको पता है कि लगभग भारत में कुल उत्पादन का 50% से अधिक है। ठीक है, अब बात करें कि कितना निवेश आया है, 1.08 लाख करोड़ की राशि इन्वेस्टमेंट आई है, जो एक बहुत ही बड़ी राशि है। इसकी बात आई है परियोजना में को जो 5 वर्षों में कंप्लीट करनी है और ये 2 चरणों में इसे विकसित की जाने की टारगेट रखी गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अडानी लिमिटेड के माध्यम से और इसके साथ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग के माध्यम से ये 50-50 करके प्रोजेक्ट को ये मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक हाल ही में क्वेश्चन से भी चर्चा में था, वीजा पेमेंट पास की। ठीक है, वीबीपी वीजा पेमेंट पास की, जल्दी में ये चर्चा में थी, इसके बारे में जानकारी कर लें। क्या है ये वीबीपी पास क्या है? तो देखते हैं कि ये ओटीपी रहित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का समाधान है, जो पारंपरिक पासवर्ड जो है बैंक के एसएमएस पासपोर्ट को फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और स्किन प्रिंट जैसे डिवाइस के आधारित सुरक्षित में बदल लेता है। आपको पता है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, उस टेक्नोलॉजी में आपको मल्टीपल तरीके से चीजें की जा रही हैं। उस मल्टीपल तरीके से अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्तर से काम होता है। तो इसमें जो पास है एक दूसरे से देश से दूसरे जाने के लिए सबसे बड़ा अच्छा है कि फेस स्कैनिंग भी होता है, बायोमेट्रिक है एसएमएस बैंक के। तो ये सारा के सारा वीबीपी पास में आईडिंग है। यह काम कैसे करता है? इसका FIDO अर्थात फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन मानकों पर आधारित है। इसकी पास की जो है पास कोड है वीजा आपके डिवाइस से जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, इसमें धोखाधड़ी की कमी होती क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से साइबर से संबंधित जो फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रहे हैं, उसमें कम करने के लिए ये कहीं ना कहीं इसको जोड़ा गया है। उसको 50% कम करने का टारगेट रखा गया। ठीक है, वीजा 2026 में जुलाई 26 में आधिकारिक तौर पर जो वीवीपी था लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने भागीदारी शामिल को की गई थी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज आपको देखने को मिलता है। यह उपयोग अपने फोन को नेटिव स्क्रीन लॉक करते हैं, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी का उपयोग करके भुगतान को अधिकृत करके अनुमति देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टेक्नोलॉजी का अगर फायदा है तो टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। एक टेक्नोलॉजी में एक ट्रिक में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, आज के ट्रिक में एक फिंगरप्रिंट लगा के गलत तरीके से यूज करके। तो इस प्रकार से अगर मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो उसमें आपके चांसेस थोड़ा सा फ्रॉड के कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रोथ इंडिया एआई मार्केट। एआई क्षेत्र में जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट था उसमें भारत की हिस्सेदारी की बात आई थी। तो जुलाई 2026 में नवीनतम आंकड़े बोलते हैं कि वैश्विक एआई की जो हिस्सेदारी है 16% है। भारत की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें 16% की है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एआई प्रतिभागों में नौकरी देने वाले की बात करें तो भारत में
33% जो ये ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ये देखी गई, जो पूरी दुनिया में पहले स्थान पे है। आपको पता है कि भारतीय युवा टेक्नोलॉजी के मायने में आगे हैं। आपको पता है कि सीईओ गूगल के, बाकी जितने भी बड़े बड़े जो कंपनीज में आपके दिखते हैं, कहीं ना कहीं आपको चर्चा में आता है कि भारत के लोगों ने परचम फहराया। तो कहीं ना कहीं भारत की जो प्रतिभा है वो पलायन तो की है, लेकिन एक और भी रिपोर्ट आई है कि जो भी प्रतिभा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अच्छे से कर पाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो अब वापस लौट रहे हैं और इंडिया में एक अच्छी सी कंपनी स्टेब्लिश करके वो काम करना, अर्थात सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो एक स्वागत कदम है। अभी हाल ही के न्यूज में चर्चा थी, तो उसमें रोजगार की बात करें तो 16% एआई में वृद्धि हुई है। और ये भारत में एआई में जो आंकड़े बताते हैं 2026 के, एआई में 16% वृद्धि हुई, लेकिन नौकरी में 33% की वृद्धि हुई है। एआई टूल का उपयोग करने में 41% जो एआई टूल का आज आप पता है कि तुरंत ही हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, मल्टीपल स्रोतों पे एआई का यूज करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को देते हैं, चट से पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम 41% हैं, दुनिया में सबसे आगे हैं एआई का यूज करने में। तो हम टेक्नोलॉजी में, पता है कि मोबाइल विश्व का आज के डेट में, पता है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। पहले चाइना था, अब भारत हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या में ज्यादा है तो इस जनसंख्या के साथ साथ मोबाइल फोन्स में भी आगे होंगे। तो मोबाइल की संख्या देखिए, हर आदमी के पास औसतन 2 से 3 मोबाइल है। दूसरी बात अगर करें, औसतन 2 से 3 मोबाइल है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरे स्तर में अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि दुनिया का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उस दुनिया के अधिक जनसंख्या वाले देश में आगे कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सभी लोगों के पास यूट्यूब चैनल भी है। सभी लोगों के पास यूट्यूब चैनल भी है। हर 2 लोग तो यूट्यूब में रीलें बना रहे हैं। तो रील भी, तो उसका उपयोग अगर हम समुचित तरीके से करें तो अपने डेवलपमेंट के साथ साथ, व्यक्ति के डेवलपमेंट के साथ साथ, अपने परिवार के विकास के साथ साथ, नेशन बिल्डिंग के साथ साथ, वर्ल्ड लेवल पे हमारी हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो एआई में भी सबसे आगे हैं हम। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं। अगला चर्चा में था ड्रग्स रूल 1945 में जो था, उसमें संशोधन किया गया है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली जो मिनिस्ट्री है, उसमें औषधि के लिए जो रूल बनाए गए थे, औषधि 1945 में जो रूल बनाए गए, उसके लिए बहुत पूर्ण संशोधन किए गए। उसमें 29 जून 2026 को अधिसूचित की गई थी, जबकि प्रभावी 2 जुलाई 2026 को हुआ था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में क्या था, ये आपको पता है कि इस मंत्रालय के माध्यम से औषधि नियम के कई बड़े महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो एडवांस मेडिकल थेरेपी से लेकर अधिसूचित किए गए। सबसे नया संशोधन क्या है, एडवांस मेडिकल थेरेपी है सबसे नया संशोधन। तो 2-3 बातें हैं, तो इसमें बहुत खास चीज नहीं है, लेकिन पॉइंट्स है, चर्चा में रहा है, तो इससे इंफॉर्मेशन आपको भी जानना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, हाल ही में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के अध्यक्ष को चुना गया। चेयरमैन कौन से हैं, हाल ही में इनके चर्चा में था। तो बात करें तो डॉक्टर अधिकारी हैं, डॉक्टर नीतीश रमेश गोकर्ण जो हैं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ये इन्हें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो सड़क के मानक जो हैं, यातायात प्रबंधन जो है, इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशंस हैं, आपातकाल में, इनके लिए देश भर में जो सड़क सुरक्षा आपको दिखती है, तो उसके रिलेटेड बहुत ही चर्चा में थी। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है, इनका रोल है इसमें मैनेज करने के लिए। आपको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये प्रशासन में ये कार्य, और 2 चीज़ें हैं कि महानिर्देशक के पदन सदस्य भी हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें नियुक्ति मिली है। क्वेश्चन से आपके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, किसे चुना गया है, तो ये चर्चा में था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, देख रहे हैं, तो इन्हें मिला है। जल्दी से देखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, आपको पता है। ठीक है, और ये वैश्विक स्तर पे है, ग्लोबल स्तर पे है, और उपन्यासों को सम्मानित, जो भी अच्छे उपन्यास लिखते हैं उन्हें बुकर पुरस्कार की चीजें मिलती है। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो जाता है, आयोजित किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो।
है ना, ये दो चीजें हैं। अब इसके बाद अगर पुरस्कार की राशि बता दें तो 1 लाख पाउंड है पुरस्कार की राशि, 1 लाख पाउंड लेखक को। इसके बाद अनुवाद के भी समान रूप से विभाजित की जाती है इसमें रचनात्मक। तो बुकर पुरस्कार से संबंधित बातें हो गई। बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ी और जानकारी, तो हार्ट लैंप ये इस बार जो बुकर पुरस्कार इन्हें दी गई थी, हार्ट लैंप के लिए ये दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि इनका क्या नाम है, इन्हें जिन्हें बुकर पुरस्कार दी गई है, जल्दी से बताइए कमेंट में। कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं जानबूझकर, ताकि कुछ चीजें आप भी करें, ताकि आपकी भी क्यूरियोसिटी जगह और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला यह है कि इमली के वृक्ष का प्रथम स्तरीय जीनोम मानचित्र किया गया है। जो इमली के बीज है, देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास जो सीड्स हैं, वो सीड्स कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए हेल्थ के लिए होते हैं। तो जो इमली के पेड़ है, आप सभी को पता है कि उसका वैज्ञानिक नाम है टैमारिडस इंडिकस, ठीक है, टैमारिडस इंडिका है। ये विश्व का पहला जीनोम जो है, ये राष्ट्रीय जो विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया गया है। तो इसकी बात की गई है। पादप जीनोमिक्स में यह महत्वपूर्ण सफलता बहुउद्देशीय बागवानी फसल के अनुवांशिक आधारों पर ये उजागर करती है और औषधि गुणों को विकासवादी इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसमें जीनोम में लगभग 56 MB अनुवादित स्वर के साथ साथ N50 के साथ साथ 12 गुणसूत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये चर्चा में थी। तो इसमें प्रोटीन की कोडिंग जीन है, प्रोटीन की कोडिंग जीन की पहचान की गई है, यही चर्चा में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको रहना चाहिए अवेयर करंट से। अब एक इंपॉर्टेंट है कि नाटो से रिलेटेड 2026 में चर्चा थी। आपको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्रैल 1919 में इसका हुआ था। तो इससे रिलेटेड 36वां सम्मेलन नाटो का हुआ। तो 36वां सम्मेलन पूछा जाएगा एग्जाम में कहाँ हुआ, तो 7 से 8 जुलाई 2026 को हुआ था। कहाँ? तुर्की के अंकारा में हुआ था। इसके महासचिव कौन है? मार्क रुट्टे की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। क्या है ये? डिफेंस इक्विपमेंट जो है यूक्रेन को समर्थन देने की बात आई है। यूरोपीय संघ और अमेरिकी सुरक्षा में भूमिका पुनर्निर्धारित करता। तो आपको पता है कि नाटो का जो गठन किया गया है, इसीलिए किया गया है कि जो चाइना है, चाइना के साथ रसिया है, इन्हें काउंटर किया जा सके। नाटो का संगठन है, एक यूरोपीय देशों का संगठन है। सभी देश मिलकर ये कंसेप्ट बनाए हुए कि किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो वो हमला सभी देशों, सभी यूरोप पे मानी जाएगी, तो अमेरिका समेत। तो ये चीजें हैं। इसके टोटल देखें सदस्य तो 32 सदस्य हैं। नेताओं ने 5% रक्षा उपनिवेश की प्रगति है, ये चीजें हैं। 2035 तक जो प्रत्यक्ष सैन्य निवेश खर्च करने के 3.5 टारगेट रखे हैं, और इसके साथ ही इन्होंने सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए 1.5% धन भी आवंटित करने का टारगेट रखा है। तो हाल ही में जो सदस्य जुड़ा है, आप जल्दी से नाटो का सदस्य की अगर हम बात करें तो जल्दी से कमेंट करिए कि कौन कौन से हैं। मैं 2 हिंट देता हूं, क्रम आपको बताइए। एक स्वीडन है और दूसरा एक और है, स्वीडन है और एक नॉर्वे है। कौन कौन से देश हैं? ये कुछ नॉर्थ जो उत्तर क्षेत्र के देश हैं उन्हें कुछ जोड़ा गया है। तो जल्दी से करिए कि कौन कौन देश हाल ही में सदस्य बने हैं। नाटो की सदस्य हाल ही में कौन कौन से बने हैं? नाटो की प्रासंगिकता हाल ही में देखा गया था कि यूक्रेन संकट के समय में जब रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, एक दूसरे में लंबा संघर्ष चला था, उसमें नाटो की एक्टिविटी सक्रिय हो गई थी और कहीं ना कहीं यूक्रेन के समर्थन में नाटो आ गया था। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ना, नेशनल मैरीटाइम डे आई है। तो नेशनल मैरीटाइम बच्चे 5 अप्रैल को मनाई जाती है। ये 63वां समुद्री दिवस मनाई गई है। आपको पता है कि समुद्र हमारे जीविका का आधार है। समुद्र के माध्यम से हम आयात निर्यात करते हैं। समुद्र के जो रिसोर्सेस हैं, खनिज संपदा है, उसका उपयोग करते हैं। खरीद में खनिज संपदा के साथ साथ मत्स्य जो है, ये सभी के सभी जो सी फूड्स हैं उसको हम यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। इसलिए हम कहीं ना कहीं समुद्र के जो संसाधन है उसे सुरक्षित रखने के लिए समुद्र को भी हम स्वच्छ रखें। आज के समय में पता है कि जो भी डिकम्पोज वाला सिचुएशन आती है, बहुत सारे केमिकल समुद्र में जब आयात निर्यात के समय जाते तो छोड़ देते हैं। बहुत समुद्री कचरा इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं समुद्र का प्रदूषण भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, आपको दिखने को मिल जाता है। उससे समुद्री जीवों को खतरा हो रहा है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। इसकी थीम आधारित जो थी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोसेसिंग एम्पावरिंग प्रोग्रेस, अर्थात समुद्री भारत हो और सशक्त उसकी प्रगति हो, ये थीम आधारित रखी गई थी। और ये आधिकारिक तौर पर 1964 से ये पहल शुरुआत की गई थी कि जागरूकता की दिशा में ये कार्य हो। तो आपने देखा इस प्रकार से समुद्री सुरक्षा कैसे करें और भारत ने उसमें क्या कदम लगाया, भारत की क्या पहल थी, ये चर्चा में थी। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्लेटो इंडिया पोर्टल है, इसकी चर्चा में थी। ठीक है, देखिए PAIO, ठीक है, PAIO अर्थात है ना, ये चर्चा में थी। इसके देख लीजिए, पोर्टल है, ये देखते हैं क्या है। ये एक दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए है। इसके 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीवाश्मों का जो मानचित्र दस्तावेज है ये है। 5000 से अधिक जो नमूना है, ये अधिक नमूना को रिकॉर्डिंग मौजूद है। लॉन्च किसने किया? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दो चीज आपको पूछा जाएगा, बस यही लॉन्च किसने किया था, तो ये पूछा जा सकता है। कारण क्या है इनके लॉन्च करने का, उद्देश्य क्या है? 2-3 उद्देश्य क्या है? दस्तावेजीकरण, संरक्षण करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो जो भी है, तो 2-3 टारगेट है इस पॉइंट्स में, ये हमें अपने को याद कर लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए, ये चर्चा में थे 31st जो आर्मी चीफ थे, उन्हें कौन है वो किया गया था, जनरल धीरज सेठ को 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किए गए थे। हाल ही में चर्चा थी ये क्या, इनके बारे में अगर जान ले तो धीरज सेठ जो राष्ट्रीय NDA एकेडमी है खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे हैं और 1986 में इन्होंने आर्मी का आर्मर कोड जो है बख्तरबंद कोड में कमीशन लिए थे। इनकी इमेज है, देख रहे होंगे, है ना। आर्मी की जब भी बात करें तो आर्मी एक देश की शान है, आन बान शान है, हमें आर्मी का सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ें आपको देखनी थी। इसके बाद अगर बात करें तो इन्हें शानदार विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला हुआ है, उत्तम युद्ध सेवा पदक भी मिला हुआ है। तो आपके एग्जाम के रिलेटेड वनडे हो चाहे UPSC के अगर पूछे तो एक स्टेटमेंट से संबंधित आ सकता है, UP PCS हो, बिहार PCS हो, सब में कोई क्वेश्चंस धीरज सेठ से संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित पूछा जा सकता है। इसको NDA से जोड़ के पूछा जा सकता है, इसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, एक हाल ही में एक चर्चा थी व्योम मित्र की, व्योम मित्र चर्चा में थी। तो आपको पता है कि इसरो द्वारा एक महिला को अर्ध मानव युक्त रोबोट, आधा ह्यूमन अर्थात हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित की है। अब पता है कि आज के समय में रोबोट की टेक्नोलॉजी है, रोबोट एक जीवन का एक अंग कहीं ना कहीं धीरे धीरे बनता है। जीवन की हमारी दिनचर्या में रोबोट एक कहीं ना कहीं है। तो आप देखिए, ये पूरी की पूरी अर्ध ह्यूमनाइड, आपको फेस वैसे दिखेगा, सब चीज़ आपके साथ बातें वैसे करेंगे रिमोट। आपको पता है कि सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे रोबोट के डेवलप किए गए हैं जो होटल में वर्किंग है, जो आपकी तरह आम आदमी की तरह बातें करते हैं, आम आदमी की तरह हर चीज़ है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये रोबोट बात कर रहे हैं। ठीक है, हाव भाव से, ठीक है, लेकिन वो रोबोट हैं जो आपको फूड सप्लाई करते हैं, हर चीज़। आज होटल हो चाहे रेस्टोरेंट, सर्विस सेक्टर में रोबोट का उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, इससे ये चीज़ ये है कि कंपनी वाले एक बार में वन टाइम पेमेंट में वो रोबोटिक सिस्टम को खरीद के वो कर देते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं बचत होता है एम्प्लॉयमेंट में, जो रोजगार रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नौकरी करते हैं उनके लिए दुखद समाचार है। तो ये अंतरिक्ष में जाने के लिए पहला भारतीय ह्यूमनॉइड रोबोट की चर्चा हाल ही में थी। 2026 के तहत गगनयान मिशन के लिए इनका प्रक्षेपण किया गया। ये ध्यान रखिए, ये टारगेट है इसरो का। अब जल्दी से बताइए इसरो का क्या फुल फॉर्म है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो जल्दी से, अब हमने हिंट कर दिया, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जल्दी से बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना जरूरी ये पूछता है, स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, 2-3 चीज इंफॉर्मेशन। चलिए, IMD का HRR मॉडल, IMD का HRR मॉडल देखते हैं कि हाई रेजोल्यूशन रैपिड रिफ्रेश मॉडल है। ये भारतीय मौसम विभाग के माध्यम से एक अत्याधुनिक क्लाउड रिजॉल्विंग और नॉन हाइड्रो स्टैटिक मौसम का पूर्वानुमान मॉडल है। ये लॉन्च किया गया, विशेष रूप से तत्काल और इमरजेंसी सेवाओं के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो IMD का HRR पोर्टल मॉडल का संबंध अगर पूछा जाएगा किस विभाग से है, तो भारतीय मौसम विभाग से है। क्या कारण है, तो यहाँ बता दीजिए कि मौसम के जो पूर्वानुमान है इससे रिलेटेड ये चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन है ISS
एफ वर्ल्ड कप से चर्चा में था। देखिए बच्चे, हमारे पास खेल के माध्यम से पता है कि निक नए दिन एक गोल्ड मेडल, एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्लोबल स्तर पे आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि जो ISSF है, ये वर्ल्ड कप 2026 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट, ये ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। इसके द्वारा 25 मार्च से 8 दिसंबर तक, है ना, ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब उसका आयोजित की गई थी, कौन सा संस्करण है? 41 संस्करण है। कौन सा? 41 संस्करण है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 जुलाई 1907 में स्थापना की गई थी। कब? 17 जुलाई 1907 में। इसमें यूनियन इंटरनेशनल डी टेयर, ठीक है, ध्यान, इसे नाम जाना। 1998 में इसे बदलकर ISSF किया गया, अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख। म्यूनिख पता है कहाँ है बच्चे? जर्मनी है, जर्मनी, यूरोप का जो जर्मनी है वहां पे इसका मुख्यालय है। अब बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लुसियानो रोसी हैं। वर्तमान में लुसियानो रोसी जो है अध्यक्ष हैं। ये 149 देशों में 163 राष्ट्रीय शूटिंग महासंघ के सदस्य भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने कुल 32 पदक इसमें हासिल किए, इसकी बात हमें चर्चा में थी, ठीक है। चलिए अगला, फ्लेमिंग रिजोल्यूशन की बात आई थी। आप देख रहे हैं फ्लेमिंग रिजोल्यूशन, मुख्य रूप से ये लेवेंडर की खेती चर्चा में थी। उपयोग की जाने वाली ये टेक्नोलॉजी से बात की गई। तो लेवेंडर आपको पता है कि फ्लेमिंग पर्पल से संबंधित है, किस्म के अपने लंबे बैगनी पत्ते और तीव्र सुगंध के लिए जानी जाती है लेवेंडर, ठीक है। बात करें कि भारत में इसे बैगनी क्रांति से जोड़ा गया है। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो लेवेंडर से है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बैगनी क्रांति का संबंध, ठीक है। इस मिशन के तहत चलाया जा रहा है आरोमा मिशन है। आरोमा मिशन के तहत चलाया जा रहा है। क्या है आरोमा मिशन? आरोमा मिशन का संबंध लेवेंडर की जो खेती है उसको प्रमोट करने के लिए है। अब बता दें कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चे? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई थी। कहाँ? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, ठीक है। चलिए आते हैं अगला आते हैं। चर्चा था भारत का पहला AI आधारित टाइगर सफारी पार्क, ठीक है, ये पार्क है, ठीक है, पार्क, AI आधारित सफारी पार्क। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो अब इसकी बात करें तो कर्नाटक में वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव बाघ संवर्ग के बीच में जो होता है, AI के माध्यम से निगरानी पोर्टल की गई है। AI के माध्यम से निगरानी की जा रही है, ठीक है। क्या है? AI सिस्टम जो है ना, बाघों के मूवमेंट और उनकी आवाजों को पहचान कर वन विभाग और स्थानीय निगम को अलर्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग पर्यटक होते हैं, घूमने जाते हैं और बाघ घात लगा के किनारे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन और वन्य जीवों के साथ संघर्ष हो जाता है। तो इससे जो वैन है उस वैन में AI आधारित हो जाएगी, तो आसपास अगर कोई होगा तो ट्रैकिंग कर लिया जाएगा कि ये वन्य जीव कहाँ पर है और नागरिकों की सुरक्षा कैसे करें। तो इसके लिए तो जो कर्नाटक का बादीपुर है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश के बाघ अभयारण्यों में से हैं, तो वहां पे इनका AI का प्रचलन शुरू कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चे। जुलाई 2026 में यूएनएससी की अध्यक्षता, आपको पता है यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है। आपको पता है ये पाकिस्तान चर्चा में रहा था। क्या था? सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता पता है कि मिली थी पाकिस्तान को। तो हर महीने ये वर्णाक्रम के आधार से बदल जाता है। तो सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को अध्यक्षता मिली थी करने के लिए, जो हाल ही में चर्चा था। अब बात यह है कि इसके बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद में, तो सुरक्षा परिषद में बच्चे 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्यों की चेंजिंग होती है, ठीक है। 10 अस्थायी सदस्यों की चेंजिंग होती है, ठीक है। अब बात करें कि रोटेशन के आधार पर इनका तय होता है। अब अस्थायी सदस्य जल्दी से कमेंट करिए कि अस्थायी 5 सदस्य कौन से हैं? अस्थायी 5 सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन और जल्दी से अच्छा जल्दी से कमेंट करिए, ब्रिटेन, और कौन कौन? जल्दी से आखिरी कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। तो 5 देश हैं, ठीक है। जुलाई 2026 में अध्यक्षता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जेनोको मुकोगो ग्वाए हैं पाकिस्तान में। इससे पहले
2025 में अध्यक्षता मिली थी, जो चर्चा में थी। इस कार्यकाल में अगर बताएं संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं चर्चा में थी, इसकी वोटिंग निर्धारित की जाती है। पता है कि इसके जो वोटिंग है अलग अलग सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग है, आपको पता है कि वोटिंग के आधार पर ही चीजें की जाती हैं, मत में क्या करना है नहीं करना है। तो जल्दी से यूएन के बारे में बताइए, यूएन का स्थापना कब हुई थी? ये यूएन का ही एक अंग है। सुरक्षा परिषद में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने सैनिक कई अभियान में शांति दूत के रूप में भेजा है और भारत ने एक अमूल्य योगदान भी दिया है। तो ये चर्चा में थी थोड़ा सा, तो ये देख लेंगे। एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष चुना गया था। हाल ही में चर्चा थी कि केकी मिस्त्री को 2026 में आरबीआई ने, है ना, कार्यकाल तक 18 सितंबर 2026 तक के अंतरिम कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। इसमें ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद ये था। ठीक है, अब एचडीएफसी की बात करें तो बैंकिंग सेवा प्रोवाइड करता है एचडीएफसी, और ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है एचडीएफसी। ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखें, स्टैटिक डे 2026। आपको पता है कि स्टैटिक डे आपको किसे, जल्दी से बताइए। स्टैटिक डे पता है कि प्रोफेसर पीसी महानोलोविश जो है, इनकी जयंती पर हम लोग स्टैटिक्स डे मनाते हैं। 2026 में जो स्टैटिक्स डे की जो थीम थी, अनलॉकिंग द पोटेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा से संबंधित था, अर्थात प्रशासनिक सेवा में कुछ क्षमता बढ़ाने के लिए उसे अनलॉक करना, ये स्टैटिक डे का थीम था। अब जल्दी से कमेंट बताइए कि स्टैटिक डे 29 जून को भारत में हर साल इनकी बर्थडे होती है, उसी दिन 29 जून को ही मनाया जाता है स्टैटिक डे। ठीक है, सांख्यिकी गणना दिवस की बात की जाती है। ठीक है, किसके? पीसी महानोलोविश। अब जल्दी से बढ़ाइए कि जो योजना आयोग का प्लानिंग बना था, उसमें इनका क्या रोल था? पीसी महानोलोविश एक मॉडल बना था। किस पंचवर्षीय योजना में इन्हें शामिल किया गया था? पहला तो आपको पता था कि हेराल्ड मॉडल था, दूसरा कौन सा था? जल्दी से कमेंट में करके बताइए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं जल्दी। ये लास्ट ही एक दो स्लाइड हैं। भारत में आईआईपी की बात करें, औद्योगिक उत्पाद करें, अर्थात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, तो हाल ही में 5.1% की वृद्धि देखी गई, 5.1% की वृद्धि देखी गई है। आईआईपी का जो प्रकाशन होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आपको पता है कि एनएसओ है ना, एनएसओ के माध्यम से, पहले यही दूसरा ऑफिस था, कार्यालय नाम से किस नाम से था? एनएसओ को पहले किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट में करिए। ठीक है, सांख्यिकी कार्यालय कार्यान्वित मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर ये किया जाता है। ठीक है, आईआईपी जो इसका संकलन जो है एनएसएसओ और सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा, इसका आधार वर्ष बताएं तो 2011-12 आधार वर्ष है। अभी हाल ही में अब चर्चा की जा रही है कि मापक के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भारत का आधार वर्ष चेंज होने की चर्चा हो गई है, तो 2011-12 है। हो सकता है 2000 चेंज हो सकता है 2011-12 को चेंज करके अलग अगला आधार वर्ष किया जाए। बच्चे, आधार वर्ष ये होता है कि उस आधार वर्ष को आधार मानकर हम अपने डेवलपमेंट के मेजरमेंट को आंकते हैं, ये रूल है इसका। ठीक है, चलिए इसमें एक हाल ही में चर्चा था। ठीक है, सरस शक्ति संगनी इनिशिएटिव ली गई थी। ठीक है, क्या है? सरस शक्ति संगनी इनिशिएटिव हुई थी। किसके द्वारा इनिशिएटिव? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इनिशिएटिव ली गई थी, संचालित यही कहता है। और इसका उद्देश्य है कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, आजीविका मिशन है, उसमें महिला समूहों को बैंकिंग से, वित्तीय साक्षरता से और इंडस्ट्रियल उद्यमिता के क्षेत्र से आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि महिलाएं जब तक से घर में शिक्षित नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी वाले नहीं होंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगी, उद्यमी की सोच और थीम नहीं बनेगी, तब तक से हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि भारत में एसएचजी बच्चे क्या है? सेल्फ हेल्प क्या है? ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लोगों की, 15 लोगों की टीम होती है, जो 15-20 लोगों की टीम के माध्यम से 1 by 1 के माध्यम से फंड का रेज होता है और एक दूसरे को ये फंड एक बार दी जाती है। सपोज करिए कि 20 महिलाएं हैं, 20 महिलाओं में सभी लोग फंड इकट्ठा करेंगे और फंड इकट्ठा करके किसी एक को दे देंगे,
उसकी स्टेबिलिटी में वो कोई इंडस्ट्री, कोई छोटी सी लघु उद्योग से संबंधित, कुटीर उद्योग से संबंधित, बकरी पालन, कुक्कुट उत्पादन से संबंधित खोलेंगे, उतने पैसे से फिर अगली टर्न में, अगले मंथ में, अगले टेनर में दूसरे को वही पैसा सब लोग इकट्ठा करके देते हैं उतना। तो इस प्रकार से छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमी से जनरेट करके हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनूठी पहल भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की चल रहा है, जो सक्सेस दिखाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश में, जल्दी से कमेंट बताइए कि किसने माइक्रो फाइनेंस के दिशा में काम किया अच्छा सा, और बांग्लादेश के मसीहा भी थे वो। जल्दी से करिए, बांग्लादेश में किसने माइक्रो फाइनेंस के लिए काम किया और उन्हें जाना जाता है, ठीक है, और वो नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला है, और हाल ही में बांग्लादेश में वो चर्चा में भी रहे, सत्ता में भी हैं। जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसे मिला था और चर्चा में थे, माइक्रो फाइनेंस के चर्चा में थे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA ये चर्चा में था, तो इसके बाद में बता दें कि इसका मुख्यालय नेशनल बाघ कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो है नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2005 में वन्य जीवों की अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 2005 में ये अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अध्यक्ष होते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में, अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में 1973 में प्रोजेक्ट अर्थात टाइगर को बचाने के लिए अभियान की गई थी, ये आपको पता है, ठीक है, टाइगर मिशन, ठीक है। चलिए, नेशनल टाइगर कॉर्पोरेशन अथॉरिटी की बात चर्चा में थी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने देखा कि करंट की सुपरफास्ट रिवीजन, एनालिसिस, स्टैटिक्स और डायनामिक कैसे हम तैयार करें। अभी आपको ये हमने एक छोटे से चीज़ों में लाइव दर्शन आप सभी के लिए मैंने एक मैसेज दिया, और आशा करते हैं कि आप सभी के लिए ये लाभकारी होगा। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करें, हमारे नंबर पे कमेंट करें, नंबर से संपर्क कर लें और आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से बच्चे आज तक के लिए यहीं तक हम करते हैं प्रियदर्शिया इस प्लेटफॉर्म पे। फिर मिलेंगे हम कल आपको अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ओके।